या शासन व्यवस्था, ये बैच आज से शुरू कर रहे हैं। जो ये बैच होगा गवर्नेंस या शासन व्यवस्था का, ये बैच यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। एक ही बैच दोनों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे चाहे यूपीएससी हो और चाहे यूपीपीसीएस हो, दोनों का सेम सिलेबस है। आगे हम चर्चा करेंगे आपसे यूपीएससी के सिलेबस और यूपीपीसीएस के सिलेबस की। बिल्कुल हूबहू सेम सिलेबस है दोनों का, एक आध शब्द प्लस माइनस है, बातें सारी वही हैं। तो जब जो ये बैच हम लोग करेंगे, इससे यूपीएससी का भी शासन व्यवस्था या गवर्नेंस तैयार होगा और उसके साथ साथ यूपीपीसीएस का भी शासन व्यवस्था या गवर्नेंस वाला सेक्शन तैयार होगा। तो एक पंथ दो काज होंगे, एक ही कोर्स एक ही बैच से दोनों काम हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल दो ही जगह गवर्नेंस या शासन व्यवस्था का कोर सिलेबस है, यूपीएससी और साथ में यूपीपीसीएस। तो सबसे पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे, साथ में बोर्ड का यूज होगा। तो हाउ टू रीड गवर्नेंस या गवर्नेंस कैसे पढ़ा जाए, जीएस पेपर सेकेंड है ये, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। तो उसी के लिए आज से हम ये बैच शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो ये बैच होगा लगभग 1.5 महीना, 1.5 मंथ का बैच होगा। जनरली हम लोग मंडे टू फ्राइडे बीच में 5 दिन क्लास करेंगे। जनरली मैंने कहा तो कभी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस हो सकता है। डेढ़ घंटा एक स्टैंडर्ड समय लेके चलेंगे हम लोग पर डे। इसमें भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो सकता है। हर नया टॉपिक नए दिन हम शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि किसी दिन 1 घंटे में भी क्लास हम लोग ख़त्म कर लें और किसी दिन अगर ज़रूरत है तो 2 घंटा भी हो। तो जैसा टॉपिक होगा, जैसी सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग क्लास होगी। एक ओवरऑल जो हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे टाइम का, वो होगा 1 आवर 30 मिनट। और जैसा आप जान रहे हैं, सारे जुड़े हैं कि फ़िलहाल जूम ऐप के थ्रू हम लोग ये क्लास करेंगे। और चूँकि अब ये परचेज वाला जूम ऐप है, तो वो 40 मिनट में जो बीच में एक बार कट होता था वैसा नहीं होगा। अब ये कंटिन्यू क्लास चलेगी, कट वाला समस्या भी अब नहीं है। आगे फिर हम लोग देखेंगे, ज़रूरत लगेगी तो गूगल मीट या जियो मीट, चूँकि ये पेड वाला है जूम, तो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है ये, तो देखेंगे उसको कैसे कट किया जा सकता है। तो गूगल मीट या किसी और की प्लेटफॉर्म की आगे फिर कोशिश करके देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग जूम ऐप के थ्रू क्लास कर रहे हैं।
हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी 2019 से 2013 तक यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के डिस्कशन के साथ। अब तक गवर्नेंस के जितने प्रश्न पूछे गए हैं 2013 में गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया गया था यूपीएससी के सिलेबस में जीएस सेकेंड पेपर में। तब से लेकर अब तक 2019 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं गवर्नेंस के, हम उन प्रश्नों की चर्चा से शुरुआत करेंगे क्लास की, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे हमें उनके आंसर लिखने हैं, और फिर जो लोग हम आगे पढ़ेंगे तो आप उससे मैच भी कर पाएँ कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन दोनों के बीच में एक बेहतर सामंजस्य है या नहीं है। हम वही पढ़ रहे हैं जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ रहे हैं कुछ और, अप्रोच कुछ और है और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कोई दूसरी अप्रोच है। तो इसलिए शुरुआत ही हम करेंगे पूछे गए प्रश्नों से, ताकि उन प्रश्नों को, उनके नेचर, यूपीएससी यूपीपीसीएस की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए फिर हम अपनी पढ़ाई कर सकें। तो 2019 से 2013 के प्रश्न डिस्कस करेंगे। उसी तरह से यूपीपीसीएस केवल 2 एग्ज़ाम हुए हैं अभी नए पैटर्न नए सिलेबस से, 2018 और 2019। तो यूपीपीसीएस के भी हम इन दोनों साल के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यूपीएससी की तुलना में थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम है यूपीपीसीएस का, हाँ, लेकिन सिलेबस वही है। और मैं हमेशा से ये आपको सलाह देता रहा हूँ कि भले यूपीपीसीएस के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हमेशा जितना ऊंचा रखें उतना बेहतर है। स्टैंडर्ड यूपीएससी का ही रखना होगा हमें यूपीपीसीएस की तैयारी में भी। 2018 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, आपके सामने रिजल्ट हैं। आज ही मुझे पता लगा, किसी एक स्टूडेंट ने बताया कि जिन्होंने 2018 का इंटरव्यू दिया था कि 537 शायद सीट्स थी 2018 में यूपीपीसीएस में, और शायद 500 के आसपास लोग ऐसे पास हुए हैं जो यूपी के नहीं हैं, अदर स्टेट के। तो सोच के देखें, 537 में अगर 500 लोग, चलिए अगर ये डाटा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी हो, लेकिन ये तो तय है कि टॉपर से लेके बहुत सारे लोग ऐसे जो अदर स्टेट के हैं और वो यूपीपीसीएस 2018 में बहुत अच्छे रैंक के साथ पास हुए। इस बात का मतलब क्या है? 2018 पहला एग्ज़ाम था जो नए पैटर्न और नया पैटर्न जो यूपीएससी वाला पैटर्न है उस पे एग्ज़ाम हुआ था। तो नया पैटर्न जो यूपीएससी वाला है, स्वाभाविक सी बात है, जब सेम पैटर्न हो गया यूपीएससी वाला तो ऐसे लोग भी जो यूपी के नहीं हैं वो भी बड़ी संख्या में एग्ज़ाम देने लगे। पहले भी देते थे, लेकिन अब पैटर्न सेम होने से ऐसे लोगों की संख्या और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तैयारी यूपीएससी लेवल की है, एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का दे रहे हैं, जिसका स्टैंडर्ड, जिसका लेवल तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। तो स्वाभाविक सी बात है, उन लोगों को फ़ायदा मिल गया जो यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे थे, बजाय ऐसे लोगों के जो केवल यूपीपीसीएस पे ही फोकस कर रहे हैं, वो उसी स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो पिछड़ गए सब।
और जिन्होंने यूपीएससी लेवल की तैयारी की है वो आगे निकल गए। तो यही कारण है कि अदर स्टेट के लोग बाजी मार गए यूपी में। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेम सिलेबस है, स्टैंडर्ड का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सलाह यही है, समझदारी यही है कि हम यूपी पीसीएस के लिए भी यूपीएससी स्टैंडर्ड की ही तैयारी करें। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस भी और यूपीएससी भी, गवर्नेंस या शासन व्यवस्था। कुछ और बातें जो यहाँ ध्यान में रखना, यहाँ जानना जरूरी है आपके लिए। अगर गवर्नेंस या शासन व्यवस्था का महत्व देखें चालीस से 80 40 to 80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। फिक्स नहीं है, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 80। थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है हर साल गवर्नेंस वाले प्रश्नों के रेशियो में। कम से कम 40 नंबर के हर साल प्रश्न हैं। कई बार ये अनुपात बढ़ के, संख्या बढ़ के 80 नंबर तक पहुंच गई है। जो ये वेरिएशन है इसके पीछे एक कारण और है। इसके पीछे जो दूसरा कारण है वो है अपने अपने इंटरप्रिटेशन का। कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर विषयक अप्रोच पर बेस्ड होते हैं। प्रश्न भ्रष्टाचार से भी जुड़ा है, लेकिन वो बात कर रहा है लोक कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की। तो इस लिहाज से वो अब सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस से भी जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार है तो गवर्नेंस है, लेकिन कल्याणकारी योजनाएं हैं तो वो सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस है। तो यहाँ ये ओवरलैपिंग वाली स्थिति होती है। हम कहें कि वो गवर्नेंस का प्रश्न है, हम भी आपको पढ़ाएंगे, और जो सोशल जस्टिस पढ़ाए वो कहे कि वो सोशल जस्टिस का प्रश्न है। वास्तव में वो दोनों का प्रश्न है। तो ये जो वेरिएशन है 40 नंबर से 80 नंबर का, वो इसलिए भी वेरिएशन है कि अब इस तरह के प्रश्नों को कहाँ रखा जाए। हम गवर्नेंस में रखेंगे, गवर्नेंस पढ़ा रहे तो वो 40 की जगह 60 नंबर हो जाएंगे या 55 नंबर हो जाएंगे। और सोशल जस्टिस वाला अगर उसे सोशल जस्टिस में रखेगा तो वो 40 नंबर रह जाएंगे। तो वेरिएशन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। कई सेक्शन ऐसे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फर्स्ट पेपर जीएस का आप देखते हैं तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। अब उसमें इस तरह का कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो हिस्ट्री अलग दिखेगा, ज्योग्राफी अलग दिखेगा। लेकिन यहाँ सेकेंड पेपर में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये जो इतने सेक्शन हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये तो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का हमने एक उदाहरण देके बताया आपको कि कैसे दोनों से जुड़ा है। अब जब गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तब तो और ज़्यादा ये ओवरलैपिंग हो जाएगी या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाएगी। बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी कि अब हम उस प्रश्न को गवर्नेंस में रखें और या कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में रखें। अल्टीमेटली आप देखिए तो गवर्नेंस जो भी है वो सब पॉलिटी का ही तो पार्ट है, इंडियन पॉलिटी। तो हमें इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, गवर्नेंस भी पढ़ना है।
तो कई ऐसे प्रश्न भी हो जाते हैं कि उन्हें हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने और या उन्हें हम गवर्नेंस का पार्ट माने। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का प्रश्न है या ह्यूमन राइट्स के ऊपर प्रश्न है, सिलेबस में डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा है। अब वो पॉलिटी का भी पार्ट है, देखिए आप, वो गवर्नेंस का भी पार्ट है और वो सोशल जस्टिस का भी पार्ट है। विभिन्न प्रकार के नियामक सांविधिक निकाय हमें पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या स्टेट्यूटरी बॉडीज या रेगुलेटरी बॉडीज या क्वासी जुडिशियल बॉडीज। उसके तहत एनएचआरसी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो भाई गवर्नेंस में हम पढ़ेंगे वो स्टेट्यूटरी बॉडीज या रेगुलेटरी बॉडीज। लेकिन मानवाधिकार आयोग जो समाज के वंचित शोषित वर्ग हैं, बेसिकली उन्हीं के मानवाधिकारों का ज़्यादा उल्लंघन होता है, उनके अधिकारों का संरक्षण कर रहा है, तो वो सोशल जस्टिस का भी पार्ट है। और राज व्यवस्था का हिस्सा तो है ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भाई मूल अधिकार मानवाधिकार का अंतर हम पढ़ते हैं, कौन से मानवाधिकारों को किस मूल अधिकार में रखा गया है, तो वहां का भी पार्ट है। हमारे मूल अधिकार, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ह्यूमन राइट मानवाधिकारों से बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित है। तो देखिए अब ये इस तरह के प्रश्न होंगे तो अब हम कहाँ रखे होंगे। तो इस वजह से भी ये वेरिएशन है 40 to 80। हाँ, ओवरऑल कहने का मतलब या निष्कर्ष देखें तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका है गवर्नेंस की। 40 से 80 नंबर कम नहीं होते वैसी स्थिति में, जबकि एक एक नंबर की लड़ाई होती है रैंकिंग में। परीक्षा पास करने या पास नहीं करने में जहां एक एक नंबर का रोल होता है, वैसी स्थिति में 40 से 80 नंबर एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा सेक्शन, महत्वपूर्ण पार्ट। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप देखेंगे कि इग्नोर नहीं कर सकते और हो रहा है यही कि ज़्यादातर या लगभग सभी कोचिंग संस्थान जितना इग्नोर कर सकते हो उतना इग्नोर करते हैं। हाँ, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनकी तुलना में छोटा सेक्शन है। दूसरी बात की गवर्नेंस प्री में नहीं लिखा है, केवल मेंस का सेक्शन है। हालांकि प्रश्न प्री में ना पूछे जाते हो ऐसा नहीं है, प्रश्न प्री में भी पूछे जाते हैं। सेक्शन लिखा सिलेबस में केवल मीन्स में। दूसरे विषयों की तुलना में कंपैरेटिवली हमने कहा सिलेबस कम है, छोटा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से कंपेयर करें तो छोटा है। वो सारे प्री में भी लिखे हैं। 5 सब्जेक्ट जो आप देखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, उस तरह से ये प्री में लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न कई मिलेंगे आपको। प्लस देखेंगे, नया है। नया मतलब एग्जाम के लिए कंपैरेटिवली नया है। 2013 में यूपीएससी में जीएस में शामिल किया गया, उसके पहले नहीं होता था। जो 5 सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट हैं वो हमेशा से एवरग्रीन कहा जाए, मतलब 20 साल से वो परीक्षा में शामिल रहे। तो
तो परिणाम क्या है इन सारी बातों का कि केवल मीन्स में है, नया है, सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है। तो परिणाम है कि ज़्यादातर कोचिंग्स जो कि फुल जीएस आप पढ़ते हैं तो वो इसे इग्नोर करते रहे हैं। रीजन यही है इग्नोर करने के पीछे। नया है तो उतने टीचर ही नहीं है उनके पास जानकार। ये बात तो तय है कि गवर्नेंस मतलब एक लोक प्रशासन का टीचर ही न्याय कर सकता है या सही तरीके से पढ़ा सकता है। अब कितने हैं लोक प्रशासन के टीचर? एक दो। अब उन एक दो टीचर्स के साथ अगर नई कोचिंग वालों की सेटिंग बैठ रही है तो क्या करें? तो किसी भी फिर सेकेंड थर्ड ग्रेड के टीचर से पढ़वा के। वास्तविकता ये है कि पिछले साल सिटीजन चार्टर पे प्रश्न पूछा गया गवर्नेंस में, और सो कॉल्ड सबसे बड़ी कोचिंग के सबसे बड़े पॉलिटी के टीचर, उनका हमारे पास फ़ोन आया अगले दिन की सर सिटीजन चार्टर वाला जो प्रश्न है उसका 200-250 शब्द में आप एक आंसर लिख के हमें व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हमें क्लास में डिस्कस करना है पेपर, तो हम बच्चों के साथ डिस्कस कर पाएँ। सोच के देखें ये स्थिति जीएस की सो कॉल्ड सबसे बड़ी कोचिंग के सबसे बड़े सो कॉल्ड पॉलिटी गवर्नेंस के टीचर की ये स्थिति थी। तो हमने कहा कि हम पूरा सिटीजन चार्टर का नोट्स ही भेज देते हैं। भाई लोक प्रशासन पब्लिक एडमिशन में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ते हैं, हमने कहा पूरा वो हम उसका आपको नोट्स ही भेज देते हैं, आप देख लीजिएगा। बोले अरे नहीं सर कौन उतना पढ़ेगा, 8 पेज 10 पेज का आपका नोट्स होगा, कौन उतना पढ़ेगा, आप तो बस और 200 शब्द में 250 शब्द में जितने में प्रश्न पूछा गया उतने में ही उसका आंसर ही लिख के भेज दीजिए। तो अब ये स्थिति है कि वो 8-10 पेज कौन पढ़ेगा। तो न्याय नहीं हो रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है इस पार्ट को। टीचर नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, क्योंकि नया है ये कंपैरेटिव। पवेट के टीचर गिने चुने हैं, हिंदी मीडियम में तो कोई है ही नहीं मेरे अलावा, 2-3 इंग्लिश मीडियम में बस यही। प्लस केवल मेंस में है, दिखावे के लिए मेंस में है। वैसे हमने कहा प्रीलिम्स में भी कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन हाँ अगर सिलेबस यूपीएससी का हम देखें तो लिखा केवल मेंस में है। और आजकल प्रीलिम्स पास ही कितने लोग कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में स्टूडेंट्स में भी इसको पढ़ने के लिए वो जो एक उत्साह होना चाहिए नहीं है। और कोचिंग वालों के लिए तो अच्छा ही है कि भाई उनके पास तो वैसे भी टीचर नहीं है, तो वो भी चाहते हैं कि जितना इसको टाला जा सके। और स्टूडेंट में भी सारा ध्यान तो रहता है प्रीलिम्स पास हो जाए, वही पास नहीं होना तो अब मेंस के सब्जेक्ट की तरफ देखेगा ही कौन। तो कई कोचिंग में तो नहीं भी पढ़ाई जाती हैं ये चीज़ें, फिर भी स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं है, उन्हें लगता है अरे प्री पास तो हो पहले तब देखेंगे। अब प्री पास नहीं होना है तो बात ही खत्म। और या जहाँ पढ़ाया भी जा रहा है वहाँ भी बस राम भरोसे वाली स्थिति है कि किसी तरह से अब फॉर्मेलिटी पूरी करना है, खाना पूर्ति करके ख़त्म कर देना है तो हो गया। तो परिणाम आप देखेंगे कि अगर 1.5 साल के जीएस के कोर्स कहीं चल रहे हैं तो उस 1.5 साल के कोर्स में एकदम लास्ट में रखे जाते हैं ये सेक्शन कि अरे ये तो केवल मेंस के हैं, बाद में पढ़ाए जाएंगे।
तो गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया और एथिक्स हो गया। ये जो 4-5 सेक्शन हैं जो लिखे केवल मीन्स में हैं, तो कोचिंग वाले क्या चालाकी करते हैं कि ये हम एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे। शुरू के 1.25 साल पढ़ाएंगे वो जो 5 बेसिक सब्जेक्ट वर्षों से चले आ रहे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, तो 4-4 महीना एक एक सब्जेक्ट, तो 1.25 साल तो वो उसी में निकाल देंगे। तब तक आप भी इतने फेड अप हो चुके हैं कि, और उनकी तो खैर स्ट्रेटजी ही वही है। नया नया एडमिशन लेते हैं, आप भी खूब जोश में उत्साह में होते हैं। आज अगर 100 बच्चे क्लास में हैं, 6 महीने बाद 80 बचते हैं, और 6 महीने बाद 60, और 1.25 साल 1.5 साल बाद बचेंगे उस 100 में से 30 बच्चे, 40 बच्चे, बाकी तो तब तक वैसे ही 1.25 साल 1.5 साल पढ़ते पढ़ते फेडअप होके जा चुके हैं। तो पॉलिसी भी वही है कोचिंग की। तो लास्ट में 100 में से 40 बचे हैं गवर्नेंस के लिए, एथिक्स के लिए, उसमें भी कितने प्री दे रहे हैं और कितने प्री पास हो रहे हैं, तो 40 में वैसे 4 नहीं है, तो जो बचे 40 हैं उनको भी कोई बहुत उत्साह नहीं है। तो बस कोचिंग वाले की तो लॉटरी लगी गई है। वो तो चाह ही रहा था कि भैया हमें ना पढ़ाना पड़े, या किसी भी, जैसा हमने कहा, 2nd-3rd ग्रेड के टीचर से पढ़वा के फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, तो बस उसका तो हो गया काम। आज की डेट में भी आप देखेंगे सिंगल मार्केट में किताब जो यूपीएससी के या यूपीपीसीएस के गवर्नेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो तो नहीं है। कारण स्पष्ट है। तो ये ऐसे सेक्शन हैं जो पिछले 7-8 साल से बहुत नजरअंदाज किए जाते रहे हैं या इग्नोर किए जाते रहे। तो वैसी स्थिति में जरूरत है कि हम इनको सेपरेटली मॉड्यूल के माध्यम से पढ़ें, ताकि इन सेक्शंस के साथ भी पूरा न्याय कर सकें, पूरा जस्टिफिकेशन हो हमारे पास, जस्टिफाई कर सकें हम इन टॉपिक्स को। और स्पेशली आप देखिए कि वो 4-5 सेक्शन जो मैंने आपको बताए हैं कि मेंस के टॉपिक हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है, मैं वही सारे सेक्शन पढ़ाता हूं। गवर्नेंस कर ही रहे हम लोग, एथिक्स कर ही रहे हैं हम लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट कर ही रहे हैं हम लोग। इनके बाद बस अगले 2 बचे हैं, तो बस वो भी प्लानिंग में, इसके बाद वो 2 भी शुरू करेंगे, एक सोशल जस्टिस और दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी। तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं इन्हीं सेक्शंस पे फोकस करूं जिनको नया होने और केवल मेंस का होने के नाम पे ज़्यादातर कोचिंग या लगभग के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मेंस में है, प्रश्न प्रीलिम्स में नहीं पूछे जा रहे, सिलेबस में लिखे नहीं दिख रहे हैं। और सारे ऐसे सेक्शन हैं कि जो एक लोक प्रशासन का टीचर ही बहुत बेहतर ढंग से इनके साथ न्याय कर सकता है, आपके साथ न्याय कर सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये गवर्नेंस का बैच शुरू कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ मैंने महत्व बताया आपको कि क्या महत्व होगा गवर्नेंस का। यहाँ मैंने
बताया कि क्या नेचर है इसका, कि एक नया सेक्शन है, केवल मेंस में है, सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है, आईएएस के साथ साथ यूपी में भी है। यूपी का स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, लेकिन समझदारी है कि हम यूपीएससी लेवल का ही पढ़ें। क्यों इसको अब तक इग्नोर किया जाता रहा है, हमें नहीं करना है ऐसा। प्लस देखेंगे कि बाकी जीएस की तरह जो ये सेक्शन है ये करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो आपको जानकारी है कि सारा जीएस करंट अफेयर्स बेस्ड है। हिस्ट्री बस एक ऐसा सेक्शन होता है कि जिसमें वो जो घट चुका है वो भी आज से 20-50 साल पहले, 100 साल, 1000 साल पहले वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। अदरवाइज जीएस के बाकी कोई भी सेक्शन आप देखें, वो ज्योग्राफी हो, वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, आईआर हो, सब करंट बेस्ड सेक्शन है, वर्तमान घटनाओं और प्रवृत्तियों से जुड़े हुए सेक्शन है। इवन एथिक्स वगैरह भी आप देखेंगे तो यूपीएससी जो प्रश्न पूछता है, स्पेशली केस स्टडी वगैरह, आप ध्यान से केस स्टडी देखें तो वो भी जो वर्तमान में हाल फिलहाल में घटनाएं घटी हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन घटनाओं से प्रभावित होती हैं केस स्टडी, जिन उनमें जो स्टोरीज लिखी होती हैं, जो सिचुएशन दी गई होती है। गवर्नेंस भी करंट अफेयर्स बेस्ड होगा जीएस के अन्य सेक्शंस की भांति। हम दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे। गवर्नेंस पढ़ते समय जो बेसिक नॉलेज है उसका होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो करंट डेवलपमेंट हैं हमें उनकी भी पर्याप्त और प्रॉपर जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न जो पूछे जाते हैं, अगेन आप देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्नों में पाएंगे कि ऐसे इशूज़ होते हैं जो किसी ना किसी वजह हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और उसे रोकने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो देखिए आप, अब नकद लाभ हस्तांतरण योजना डीबीटी एक काफ़ी चर्चित योजना है मोदी सरकार की, जिसने भ्रष्टाचार को रोकने में काफ़ी मदद की है। कंपैरेटिवली बहुत रिसेंट योजना है, चर्चित योजना है। तब यूपीएससी ने अगर उससे प्रश्न पूछा है तो कारण है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी करता है, भारत की स्थिति बताता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है, तो गवर्नेंस में तो भाई बेसिक तो है ही, बिना बेसिक जाने हम करंट का कैसे यूज करेंगे। लेकिन
केवल बेसिक नॉलेज होने से ही काम नहीं होगा, बल्कि हमें उस बेसिक नॉलेज के साथ साथ जितने भी करंट डेवलपमेंट हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए, उनके प्रति भी अवेयर रहना होगा। जब तक हमें उन सब की भी पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम आंसर में वो क्वालिटी, वो डेप्थ इंक्लूड नहीं कर पाएंगे जिसकी हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरत है। तो हमेशा हमें यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है, हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि नेचर और नेचर के साथ साथ में स्ट्रेटजी की भी आपसे बात कर रहा हूं कि क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी होगी गवर्नेंस को पढ़ते समय। बेसिक प्लस करंट अफेयर्स, इनके बीच में एक उपयुक्त तालमेल या सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाई की जाएगी। अगर सोर्स की बात करें कि सोर्स क्या, इस सेक्शन को पढ़ने के लिए, तो मैंने अभी इस बीच में आपसे चर्चा की कि अभी तक कोई भी सिंगल ऐसी किताब मार्केट में नहीं है जो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी या यूपीपीसीएस के सिलेबस के लिए हो या उसके अनुसार। तो यहाँ वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं। हाँ, मैग्रो हिल की लक्ष्मीकांत की एक किताब ज़रूर आती है। किताब का नाम ऐसे ही कुछ है, गवर्नेंस इन इंडिया या भारत में शासन। उस किताब को आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक है। हालांकि अपडेटेड वर्जन शायद उसका भी अभी आया है कि नहीं आया है। भारतीय शासन करके, भारत में शासन या भारतीय शासन करके ऐसी एक किताब है। तो चाहें तो आप उस किताब को बस देख सकते हैं, हम सब करवाएंगे यहाँ आपको। नोट्स जहाँ जितनी ज़रूरत है यहाँ तो हम पढ़ेंगे ही। स्लाइड तो पीपीटी भी आपके पास होंगी, नोट्स का भी पीडीएफ हम आपको देते रहेंगे। जहाँ ज़रूरत है तो हम लोग इंटरनेट का भी यूज करते रहेंगे। स्मार्ट क्लास अब होने से, स्मार्ट बोर्ड होने से अब चीज़ें सब हमारे हाथ में हैं। तो जहाँ हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ अब हम उसको भी यहाँ यूज करते रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ई गवर्नेंस हमें पढ़ना भी है। गवर्नेंस में तो अब हम भी उसी के समय के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीपीटी प्लस बोर्ड और प्लस इंटरनेट, इन तीनों के मिश्रण से हम लोग करेंगे। पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, नोट्स तो हमारा यहाँ से सारा काम हो जाएगा। तो ये तो बेसिक बातें थी जो जानना ज़रूरी थी कि गवर्नेंस का जो बैच है, क्या हमारा विज़न है इस बैच को शुरू करने के पीछे, क्या नेचर है इस सब्जेक्ट का, इस सेक्शन का, क्या स्ट्रेटजी होगी हमारी, क्या सोर्स होंगे, क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां होंगी।
आज चूँकि शुरुआत है, पहला दिन है, तो आज बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं यहाँ। कल हम सिलेबस की बात करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है और यूपीपीसीएस का सिलेबस क्या है। कल सिलेबस पे चर्चा करेंगे। एक तरफ जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस है वो देखेंगे, लेकिन मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा अपना एक स्टाइल, अपना एक तरीका है। तो मेरी स्टाइल या तरीका क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे, तो फिर मैं वो बताऊंगा आपको कि हम किस क्रम में कैसे चीज़ें पढ़ेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पढ़ेंगे जो सिलेबस में लिखी आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो दिख जाएंगी। और या अभी क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखेंगी तो अब जब आप एग्ज़ाम देंगे तब दिख जाएंगी क्वेश्चन पेपर में। मतलब संभावित कुछ चीज़ें भले सिलेबस में वो लिखी हों और या ना भी लिखी हों, लेकिन गवर्नेंस का पार्ट है मेरे अनुसार, तो हम पढ़ेंगे। तो कल हम सिलेबस की बात करेंगे और फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया कि उसके बाद फिर हम 2019 से 2013 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे, गवर्नेंस के जो पूछे गए हैं। और तब उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे, एक एक करके जो सिलेबस में टॉपिक हैं एक एक करके उन पे डिस्कशन होगा। तो आज यहीं रोक रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो अपने माइक ऑन करें, ऑडियो ऑन करें और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, सबको सब क्लियर है? क्लियर है तो अभी बता दें कि सब क्लियर है, और क्लियर नहीं है, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो वो भी बता दें। हाँ, कौन बोल रहा था बताएं? सबको क्लियर है सब? तो यही बता दें कि क्लियर है ताकि बंद करें। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है सब? चले ठीक है, तो फिर आज की क्लास बंद कर रहे हैं। हाँ सर, सामने पवन होगी 6 बजे। जी, तो बंद कर रहे हैं अभी, आप लोग लीव कर जाएं और फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे, तो आगे बढ़ाएंगे, कल सिलेबस पे बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।